सोचिए, एक ऐसा आदमी जो अमेरिकी सपने को पूरा करने आता है, लेकिन उसे एक एक बुरे सपने में बदल देता है। ये कहानी उसी की है। एक ऐसा शख्स जिसने 1990 के दशक में न्यूयॉर्क में अपने ही लोगों में खौफ फैला दिया। ये शब्द एफबीआई के पूर्व प्रमुख के हैं और ये शुरू में ही बता देते हैं कि मामला कितना संगीन था। मतलब ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की कहानी है जिसके सपने टूटे और जिसने उम्मीद के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये कहानी है दिनेश की। बाहर से एक मामूली गैस स्टेशन मालिक, लेकिन अंदर से न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक। चलिए जानते हैं कि कैसे उसने धमकी और हत्या के दम पर 6 करोड़ डॉलर का ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया। तो भाग 1, आतंक का राज। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर दिनसा इतना ताकतवर बना कैसे। देखिए, उसने निशाना बनाया एक ऐसे अप्रवासी समुदाय को जहां लोग एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे, और उसने बस उसी भरोसे का फायदा उठाया। एक ऐसा डर का माहौल बना दिया कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने की। $60 मिलियन, मतलब 50 से भी ज्यादा गैस स्टेशन का एक बहुत बड़ा एम्पायर। पर असल बात यह है कि उसकी ताकत सिर्फ पैसों में नहीं थी, उसकी असली ताकत थी डर फैलाने की उसकी काबिलियत में। उसे ये पता था कि उसके समुदाय के लोग पुलिस से बात करने में डरते हैं, और बस इसी डर को उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक शुरू हुआ। हत्याओं से बहुत पहले से दिनसेजा एक जाना माना क्रिमिनल था। लोग उससे जानते क्या कहते थे? द इंडियन गॉडफादर, क्योंकि उसका काम करने का तरीका बिल्कुल एक माफिया बॉस जैसा था। या तो वो किसी की मदद कर सकता था या फिर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। उसका ये रिकॉर्ड खुद बताता है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो सब कुछ शुरू होता है जुलाई 1995 में। एक गैस स्टेशन का अटेंडेंट कुलवंत सिंह अचानक गायब हो जाता है। कुछ महीनों बाद उसका भाई मनमोहन उसे ढूंढने के लिए भारत से अमेरिका आता है। सोचिए, वो 1.5 साल तक अपने भाई को ढूंढता रहा, और जैसे ही वो सच के करीब पहुंचा, मार्च 1997 में, उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया, सिर में गोली मारकर। और बस इसी एक घटना ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। भाग 2, शिकंजा कसता है। अब माहौल में इतना डर था, इतना खौफ था, लेकिन इसके बावजूद अब समुदाय की ये चुप्पी टूटने वाली थी। कुछ लोगों ने फैसला कर लिया था कि वो अब और नहीं डरेंगे। और ये वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सज्जीत सिंह और सरजीत, उस डर के माहौल में जहां कोई बोलने को तैयार नहीं था, इन 2 लोगों ने आगे आकर पुलिस को दिनसा का नाम बता दिया। उनकी गवाही ने पुलिस को पहली बार एक पक्का सुराग दिया, लेकिन उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। पर दिनसा को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उसे हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर कुछ ही दिनों में वो वापस सड़कों पर था। उसके पैसे और उसकी ताकत ने उसे फौरन जमानत दिला दी। ये तो पुलिस और दिनसा के बीच चूहे बिल्ली के खेल की बस एक शुरुआत थी। और फिर 18 जून 1997 को जो हुआ, उसने सबको हिला के रख दिया। मुख्य गवाह सज्जीत सिंह की सरेआम उसकी कार में हत्या कर दी गई। ये दिनेश साजा का एक सीधा, साफ और बेहद क्रूर मैसेज था। पुलिस से बात करोगे तो अंजाम मौत होगा। उसने सबके सामने एक गवाह को मारकर पूरे समुदाय को चुप कराने की कोशिश की। सज्जीत की ये हत्या इतनी बड़ी और इतनी ढीठ हरकत थी कि अब इस केस में एफबीआई को उतरना पड़ा, और एफबीआई अपने साथ एक बहुत शक्तिशाली हथियार लेकर आई, रिको एक्ट। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अब एफबीआई सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं करेगी, बल्कि वो दिनेश के पूरे क्रिमिनल एम्पायर पर शिकंजा कस सकती थी। मतलब जड़ से उखाड़ने की तैयारी। भाग 3, हत्यारे का इकबालिया बयान। अब जांच को जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली, वो तब मिली जब पुलिस उस आदमी तक पहुंच गई जिसने असल में गोली चलाई थी। पुलिस को एक मुखबिर से टिप मिली और वो सीधे पहुंचे मार्विन डॉटसन के पास। ये 35 साल का एक सुपारी किलर था। डॉटसन ही था जो दिनेस्ट्रा के सारे गंदे काम करता था, और उसकी गिरफ्तारी ने पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। डॉटसन ने पुलिस के सामने पूरी की पूरी साजिश खोलकर रख दी। देखिए हुआ क्या था। सबसे पहले दिनेजा ने जेल के अंदर से ही सज्जीत सिंह को मारने का ऑर्डर दिया। फिर हथियार का इंतजाम हुआ, एक 9 मिलीमीटर रूगर पिस्टल। दिनेजा ने ही गवाह का पता और उसकी गाड़ी का नंबर दिया, और आखिर में डॉटसन ने उस निहत्थे आदमी को पास से 8 गोलियां मार दी। सोचिए, ये सब कुछ दिनेजा जेल के अंदर से कंट्रोल कर रहा था। इससे पता चलता है कि बाहर उसकी पकड़ और उसका खौफ कितना ज्यादा था।
और इस काम की कीमत सिर्फ $20,000। सज्जीत सिंह की जान की कीमत बस इतनी ही थी। ये पैसे दिंजा ने डॉटसन और उसके ड्राइवर को दिए थे। यकीन करना मुश्किल है ना? भाग 4, एक साम्राज्य का पतन। तो अब जब हिटमैन ने सब कुछ उगल दिया, दिंसा की पूरी आपराधिक दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। अब जांच करने वालों के पास सबूतों का अंबार लग गया। जेल से की गई फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स जिसमें वो धमकियां दे रहा था, एक हिट लिस्ट मिली जिसमें 9 और लोगों के नाम थे। जो गेटअवे ड्राइवर था उसने भी पूरी कहानी कंफर्म कर दी। और तो और एक बहुत बड़े पंप रिगिंग फ्रॉड का भी पर्दाफाश हुआ। मतलब सब कुछ दिंजा के खिलाफ था। अब ये गैस पंप धोखाधड़ी क्या थी? असल में पंपों में रिमोट से चलने वाले डिवाइस लगे थे। इनसे वो ग्राहकों को गैस कम देते थे और हर गैलन पर पैसे चुरा लेते थे। और अंदाजा है कि इस स्कीम से उसने पिछले 10 सालों में करीब $4 करोड़ कमाए थे। ये तो लूट का एक अलग ही लेवल था। तो अब बात करते हैं अंतिम फैसलों की। दिंसनाइजा की साम्राज्य का अंत हो चुका था। उसे हत्या की कोशिश और धोखाधड़ी जैसे 21 मामलों में दोषी पाया गया। सजा 8 बार आजीवन कारावास, वो भी बिना पैरोल के। और उसके साथी हिटमैन मार्विन डॉटसन को 18 साल, उसके साथी वॉल्टर सैमुअल्स को 12 साल और गेटअवे ड्राइवर इवान स्पॉयल को 10 साल की सजा हुई। जैसा कि सहायक अमेरिकी अटॉर्नी बेन कैम्बल ने कहा, हम एक ऐसे इंसान को हटाने में कामयाब हुए जो उस समुदाय के लिए एक अभिशाप था। और उनके ये शब्द इस फैसले की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये सिर्फ एक क्रिमिनल को सजा देना नहीं था, ये एक पूरे समुदाय को सालों के डर से आज़ादी दिलाना था। लेकिन दिंसाजा के आतंक का राज खत्म होने के बाद भी उसने जो गहरे जख्म दिए वो शायद कभी पूरी तरह भर नहीं पाएंगे। और ये कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब अपना ही कोई एक राक्षस बन जाए तो एक समुदाय उस सदमे से, उस टूटे हुए भरोसे से कैसे उभरता है?